नई दिल्ली में भारत अपने 77वें गणतंत्र दिवस पर सिर्फ अपनी मिलिट्री पावर नहीं दिखा रहा था, बल्कि दुनिया को एक नया पॉलिटिकल मैसेज दे रहा था। और उसी दिन ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में उनकी अपनी ही पहचान को लेकर गहरे सवाल उठ रहे थे, यहाँ तक कि हिंसा भी हो रही थी। तो चलिए आज 26 जनवरी 2026 की इन घटनाओं की अलग-अलग परतों को खोलते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक तरफ नए ग्लोबल अलायंस बन रहे थे और दूसरी तरफ पुराने मजबूत देश अंदर से क्यों बिखर रहे थे। शुरुआत करते हैं दिल्ली के कर्तव्य पथ से। भारत का 77वां गणतंत्र दिवस। इस साल की थीम थी वंदे मातरम के 150 साल। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, इसे पूरे सेलिब्रेशन में बुना गया था। हाँ, मैंने भी पढ़ा था कि निमंत्रण कार्ड से लेकर फूलों की सजावट तक हर जगह यही थीम थी। लेकिन कर्तव्य पथ पर वो 1923 की दुर्लभ पेंटिंग्स लगाना जो वंदे मातरम के छंदों को दिखाती थी, ये एक बहुत गहरा कल्चरल स्टेटमेंट था। ये भारत की सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन था। ये बताने की कोशिश थी कि भारत की पहचान सिर्फ उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि उसकी गहरी सांस्कृतिक जड़ों में है। और इस संदेश को सुनने के लिए जो मेहमान बुलाए गए थे, वो भी बहुत सोच समझकर चुने गए थे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन। यूरोपियन यूनियन के टॉप लीडर्स। ये सिर्फ एक फॉर्मल विजिट तो नहीं लग रही। इसका मतलब साफ था कि भारत ईयू रिश्ते अब एक नए लेवल पर जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक डील की शुरुआत थी, जिस पे हम अभी आएंगे। लेकिन पहले परेड की बात करते हैं, क्योंकि इस बार परेड में कुछ ऐसा हुआ जो पिछले 76 सालों में नहीं हुआ था। अब बैटल एरे फॉर्मेट की बात कर रही है। मुझे ये समझना है, परेड तो हमेशा से एक जैसी होती आई है, एकदम सीधी कतार में सैनिक मार्च करते हैं। इसे बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये किसी को कोई संदेश देने की कोशिश थी? ये एक बहुत बड़ा संदेश था। देखिए, आज की लड़ाइयाँ सीधी कतारों में नहीं लड़ी जाती। सेना ये दिखाना चाहती थी कि वो सिर्फ परेड के लिए नहीं, असल जंग के लिए तैयार है। ये पारंपरिक मार्चिंग की जगह युद्ध की असली तैयारियों का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जैसा था। और इस पर 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर का असर साफ दिख रहा था। वो मिलिट्री ऑपरेशन जो पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के खिलाफ किया गया था। जी, परेड में एक झांकी का नाम था ऑपरेशन सिंदूर, विजय थ्रू जॉइंटनेस। यहाँ तक कि फ्लाई पास्ट में भी सिंदूर नाम का एक स्पेशल फॉर्मेशन था। मैसेज क्लियर था, भारत अब डिफेंसिव मोड में नहीं, प्रोएक्टिव मोड में है। और हथियारों का प्रदर्शन भी जबरदस्त था। T-90 टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल, स्वदेशी धनुष तोपे भी। हाँ, लेकिन मेरा ध्यान खींचा मानव रहित सिस्टम शक्तिबान ने। ये भविष्य की लड़ाई की झलक थी। हाँ, और इसी के साथ एक और दिलचस्प चीज हुई। परंपरा और आधुनिकता का एक अनोखा संगम देखने को मिला। परेड में पहली बार 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंट और लद्दाख के जांस्कर पोनी भी शामिल हुए। एक मिनट, परेड में ऊंट और पोनी क्यों? ये तो पारंपरिक सेना का हिस्सा नहीं लगते। यही तो खास बात है। ये भारत की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी और ऑल टेरेन वॉरफेयर कैपेबिलिटी का प्रतीक है। संदेश ये है कि भारत सियाचिन की बर्फीली चोटियों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक हर इलाके में लड़ने के लिए तैयार है। और सिर्फ जमीन पर ही नहीं, आसमान में निगरानी के लिए काली चीरों को भी शामिल किया गया। कमाल है। और इस पूरी ताकत के प्रदर्शन के बीच जन भागीदारी पर भी बहुत जोर था। करीब 10,000 खास मेहमान थे और ये कोई वीआईपी लिस्ट नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इसमें प्राकृतिक खेती करने वाले किसान थे, आईएसआरओ के वैज्ञानिक थे और लखपति दीदी योजना की महिलाएं भी थीं। लखपति दीदी, ये वो कमाल की स्कीम है ना, जिसमें गांव की महिलाओं को स्किल सिखाकर सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाने में मदद की जाती है। जी, और सिर्फ वही नहीं, बल्कि कर्तव्य पथ को बनाने वाले मजदूर भी मेहमानों में शामिल थे। ये एक बहुत पावरफुल मैसेज था कि ये गणतंत्र सिर्फ सरकार या सेना का नहीं, बल्कि हर एक नागरिक का है। तो दिल्ली में ये सब चल रहा था, एक आत्मविश्वास से भरा भारत। लेकिन इस प्रदर्शन के ठीक अगले दिन एक ऐसी डील हुई जिसने वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों की नींद उड़ा दी होगी। आप भारत यूरोपीय संघ के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। 27 जनवरी को इस पर साइन हुए और इसे कोई छोटा मोटा समझौता नहीं कहा जा रहा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने खुद इसे मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दिया। मदर ऑफ ऑल डील्स, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। क्या ये सच में इतनी बड़ी डील है या फिर बस पॉलिटिकल हाइप? नहीं, ये हाइप नहीं है। इसकी वजह सिर्फ ट्रेड नहीं, बल्कि गहरी जियोपॉलिटिक्स है। देखिए, दुनिया में 2 बड़ी ताकतें हैं।
एक तरफ अमेरिका, जिसकी अमेरिका फर्स्ट नीतियों से उसके पुराने दोस्त भी परेशान है। दूसरी तरफ चीन, जिस पर दुनिया की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। इन दोनों वजहों ने भारत और यूरोप को एक साथ आने पर मजबूर कर दिया। तो ये एक तरह से दुनिया के नक्शे पर एक नई तीसरी शक्ति बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। आप इसे ऐसे समझिए कि दुनिया के नक्शे पर एक नए थर्ड पावर ब्लॉक को बनाने की पहली ईंट है। अब तक खेल अमेरिका और चीन के बीच था, लेकिन ये डील कहती है कि अब एक तीसरा मजबूत खिलाड़ी मैदान में उतर रहा है। भारत यूरोपियन कारों पर टैरिफ कम करेगा और बदले में यूरोप भारतीय स्टील को ड्यूटी फ्री एक्सेस देगा। ये दिखाता है कि कैसे मिडिल पावर्स अब बड़े सुपर पावर्स पर डिपेंड रहने के बजाय आपस में टीम अप कर रही हैं। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ एक बहुत सॉलिड स्टेप है। ठीक है, तो एक तरफ भारत और यूरोप करीब आ रहे थे, एक नया अलायंस बना रहे थे, लेकिन 26 जनवरी को ही दुनिया के दूसरे हिस्सों में पुरानी दरारें और गहरी होती जा रही थी। चलिए ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। 26 जनवरी ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया डे के रूप में मनाया जाता है, जो 1788 में पहले ब्रिटिश जहाजी बेड़े के आने का दिन है। लेकिन यही तारीख देश में बहुत बड़े डिवीजन का कारण है। हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों यानी इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस के लिए ये जश्न का दिन नहीं है। वो इसे इन्वेजन डे यानी आक्रमण का दिन कहते हैं। और 2026 में ये सिर्फ विचारों का मतभेद नहीं रहा, ये हिंसक हो गया। स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण थी। एक तरफ इमिग्रेशन के खिलाफ मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया रैलियां हो रही थीं, जिनमें कुछ नाजी समर्थक भी देखे गए। दूसरी तरफ मूल निवासियों के अधिकारों के लिए लाखों लोग इन्वेजन डे प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन ये डिसएग्रीमेंट एक बम थ्रेट तक कैसे पहुंच गया? पर्थ में जो हुआ वो तो वाकई डरावना था। बिल्कुल। पर्थ में मूल निवासियों के एक शोक दिवस कार्यक्रम में कीलों और छर्रों से भरा एक देसी बम फेंका गया। ये एक भयावह पल था। किस्मत से वो बम फटा नहीं, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अधिकारियों ने इसे एक संभावित आतंकवादी कृत्य माना है। ये दिखाता है कि ये बहस कितनी जहरीली हो चुकी है और नेशनल आइडेंटिटी का सवाल समाज को किस हद तक तोड़ सकता है। और ये उथल-पुथल सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक ही सीमित नहीं थी। उसी दिन अमेरिका के मिनियापोलिस में भी तनाव अपने चरम पर था। हाँ, वहाँ ऑपरेशन मेट्रो सर्ज नाम के एक अभियान के दौरान फेडरल आइस एजेंट्स यानी इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट के एजेंट्स ने 37 साल के एलेक्स प्रेट्टी नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। और यहाँ भी कहानी में पेंच था। सरकारी अधिकारियों का वर्जन कुछ और था और मौके पर मौजूद लोगों ने जो वीडियो बनाए वो कुछ और ही कहानी कह रहे थे। ये तो एक परफेक्ट रेसिपी लग रहा है पॉलिटिकल एक्सप्लोजन का। और वही हुआ। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स ने ट्रंप प्रशासन पर डर और हिंसा फैलाने का आरोप लगा दिया और फेडरल एजेंट्स को राज्य से हटाने की मांग की। बात इतनी बढ़ गई कि फेडरल सरकार के शटडाउन का खतरा पैदा हो गया। तो इन दोनों घटनाओं को ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की एक साथ रख के देखने पर क्या तस्वीर बनती है? तस्वीर ये बनती है कि दुनिया के सबसे पुराने और स्थापित लोकतंत्रों के अंदर भी नेशनल आइडेंटिटी, इतिहास और इमिग्रेशन जैसे मुद्दों पर गहरी दरारें पड़ चुकी हैं। ये सिर्फ सतही राजनीतिक मतभेद नहीं है, ये समाज की बुनियाद को हिला रहे हैं। जिस दिन भारत दुनिया को अपनी एकता का प्रदर्शन कर रहा था, उसी दिन ये देश अपनी ही पहचान को लेकर बुरी तरह बटे हुए दिख रहे थे। और ये जो सत्ता और वर्चस्व की लड़ाई है, ये सिर्फ सड़कों और संसद में नहीं चल रही। एक और लड़ाई का मैदान तैयार हो रहा है, सिलिकॉन चिप्स और एल्गोरिदम की दुनिया में। बिल्कुल। 26 जनवरी के आसपास ही अमेरिका की आर्गन नेशनल लेबोरेटरी ने 2 नए एआई सुपर कंप्यूटर सिस्टम्स की घोषणा की, सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स। यस। यहाँ जो बात फैसिनेट करती है वो है इनकी बेहिसाब पावर। सोलिस्टिस सिस्टम में 100,000 एनवीडिया ब्लैकवेल जीपीयूज हैं। ओके, 100,000 जीपीयूज। एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? क्या ये हजारों कंप्यूटरों की ताकत एक साथ लाने जैसा है? आप काफी करीब है। इसे ऐसे समझिए कि अगर एक वैज्ञानिक को किसी नई दवा का फॉर्मूला खोजने में 100 साल लगते, तो ये सुपर कंप्यूटर शायद वो काम कुछ हफ्तों में कर सकता है। ये विज्ञान की रफ्तार को कई गुना बढ़ाने वाली एक टाइम मशीन जैसी है। इसका मकसद विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों को सुलझाने के लिए नए फ्रंटियर एआई मॉडल्स को ट्रेन करना है। तो ये सिर्फ एक टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं है। जो देश इस दौड़ में आगे रहेगा वही भविष्य को आकार देगा। इस गंभीर टेक्नोलॉजी की दुनिया से चलिए थोड़ा खेल की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि 26 जनवरी को मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन का नवा दिन था
और वहां भी कुछ दिलचस्प चल रहा था। हाँ, वहां भी कुछ अच्छी कहानियां थी। महिला सिंगल्स में जेसिका पेगुला ने मैडिसन कीज को हराया। ये मैच इसलिए खास था क्योंकि इसे ग्रैंड स्लैम इतिहास में 2 पॉडकास्ट सह मेजबानों के बीच पहला मैच कहा जा रहा था। मतलब ग्रैंड स्लैम मैच का नतीजा एक शर्त पर तय हुआ कि हारने वाले को सेब पाई के साथ चीज खानी पड़ेगी। कभी-कभी खेल की दुनिया भी अजीब होती है। बिल्कुल। दूसरी तरफ इगा स्वायातेक ने आसानी से जीत दर्ज की। पुरुषों में नोवाक जोकोविच को वॉकओवर मिला, जो उनके लिए बड़ी राहत थी, जबकि जेनिक सिनर का शानदार फॉर्म जारी रहा। लेकिन यहां भी टेक्नोलॉजी को लेकर एक छोटा सा विवाद हुआ। कार्लोस अल्कराज को अंपायर ने मैच से पहले अपनी कलाई से एक फिटनेस ट्रैकिंग वूप घड़ी हटाने के लिए कहा। हाँ, क्योंकि टूर्नामेंट के नियमों के हिसाब से वो प्रतिबंधित थी। इस पर थोड़ी बहस हुई। ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी और नियम अक्सर खेल में एक दूसरे से टकराते हैं, खासकर जब बात एथलीट के अपने डेटा और उसकी प्राइवेसी की हो। तो चलिए इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़ते हैं। 26 जनवरी 2026, एक दिन, लेकिन कितनी अलग-अलग दुनियाएं। ये दिन वाकई एक आईने की तरह था। एक तरफ भारत और यूरोप की बढ़ती दोस्ती की तस्वीर थी, जो एक नई ग्लोबल ऑर्डर की तरफ इशारा कर रही थी, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों के गहरे आंतरिक संघर्ष की झलक, जो उनकी अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस को दिखा रही थी। बिल्कुल। ये दिन दिखाता है कि दुनिया अब किसी एक या 2 सुपर पावर पे डिपेंड नहीं करेगी। हम एक मल्टीपोलर रियलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां नए अलायंसेस बन रहे हैं और पुरानी स्थापित ताकतों को न सिर्फ बाहर से बल्कि अपने ही घर के अंदर से नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात यह है कि जब एक ही दिन में राष्ट्रवाद की भव्य परेड हो रही हो, सामाजिक बंटवारे की हिंसक झड़पें हो रही हों और भविष्य को बदलने वाली टेक्नोलॉजी की घोषणा भी हो रही हो,